देखो यार, RUSH-CET 2026 के अब बहुत कम दिन बचे हैं और हम लास्ट टाइम में NCERT की जो इम्पोर्टेंट लाइन है यानी NCERT मैप से NCERT का क्विक से रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो में हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु हैं। ये सदैव प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विवाद, शोक आदि जैसी महत्वपूर्ण मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण पुष्पीय आदत विभेदित और विकसित होते हैं, जिससे पुष्पक्रम की रचना होती है। पुष्पीय कलिकाएं तथा बाद में पुष्प धारण करते हैं। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, जिसमें पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण आते हैं। पुमंग में पुंकेसरों का एक चक्कर होता है जो नर प्रजनन अंग प्रदर्शित करता है। एक प्ररूपी पुंकेसर में दो भाग होते हैं, पहला होता है तंतु और दूसरा होता है परागकोश। तंतु यह लंबा पतला डंठल है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा रहता है। विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में पुंकेसरों की संख्या तथा लंबाई में भिन्न होती है। परागकोश की बात करें, सीमांत सामान्यतः द्विपालित संरचना परागकोश कहलाती है। प्रत्येक पाली दो कोष्ठ वाला अर्थात द्विकोष्ठीय होता है। प्राय एक अनुलंब खाच प्रवारक जो अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। परागकोश एक चतुष्पक्षीय यानी चतुष्कोणीय संरचना होती है, जिसमें कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होती है तथा परागपुटी बन जाती है। ये अनुलंबवत एक परागकोश के लंबाई तक विस्तारित होती है और परागकणों से ठसाठस भरी होती है। आगे बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्ररूपी लघु बीजाणुधानी लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। 4 परागकोशीय भित्ति परतें। ये एक तरुण परागकोश की अनुप्रस्थ काट है, जिसके ये 4 भाग हैं: बाह्य त्वचा, अंतस्थिशियम, मध्य परतें, टेपिटम और ये अंदर बीजाणुजन उतक। जो बाहरी 3 परतें हैं वो सुरक्षा का कार्य करती हैं तथा पराग अवमुक्त करने के लिए परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। टेपिटम सबसे भीतरी परत जो विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य तथा एक से अधिक केंद्रक होते हैं। घनी सुबद्ध सजातीय कोशिकाएं प्रत्येक बीजाणुधानी के केंद्र में समाहित रहती है। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी PM, लघु बीजाणु जनन PMC यानी पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। जैसे ही परागकोश विकसित होता है, बीजाणु जन उतक की कोशिकाएं यानी PMC अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं। बीजाणु जन उतक की प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। जैसे ही लघु बीजाणु बनते हैं और ये 4 कोशिकाओं के समूह लघु बीजाणु चतुष्क में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं निर्जलित होता है, लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा पराग कणों में विकसित हो जाते हैं। आगे है परागकण। परागकण नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त परागकणों पर आकार, आकृति, रंग तथा रूपरेखा में विविध बनावट पाई जाती है। इसमें सुस्पष्ट 2 परतों वाली भित्ति बाह्यचोल तथा अंत्यचोल होती है। बाह्यचोल बाह्य दृढ़ परत स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है। इसमें ऐसे जनन छिद्र होते हैं जहाँ स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। अंत्यचोल आंतरिक भित्ति परत, पतली परत सतत व सेलुलोज तथा पेक्टिन से निर्मित होती है। ये चित्र है 2 कोशिकीय अवस्था का। बात करते हैं इसमें कायिक कोशिका की। बड़ी
जो कि बड़ी प्रचुर भोजन संचय तथा एक बड़ा अनियमित आकृति वाला केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी कायिक कोशिका की कोशिका द्रव में तैरती हुई तरकु आकृति वाला सघन कोशिका द्रव तथा एक केंद्रक। स्पोरोपोलिन की बात करते हैं, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप सुदृढ़ अम्लों तथा क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात नहीं है जो इसे निम्नीकृत कर सके। इसके कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। परागकण सामान्यतः गोलीय होते हैं जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। आगे देखते हैं। 60% से अधिक आवृतबीजियों में परागकण 2 कोश की अवस्था में जड़ते हैं। शेष प्रजातियों में परागकणों के झड़ने 3 कोश की अवस्था से पूर्व जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक उत्पन्न करती है। कई प्रजातियों के परागकणों के कारण गंभीर एलर्जी, चिरकालिक श्वसन विकार, अस्थमा, श्वसन शोथ आदि होते हैं। पार्थेनियम जैसे गाजर घास भारत में गेहूं के साथ संदूषक रूप से आकर सर्वव्यापी हो गया तथा पराग एलर्जी उत्पन्न करता है। परागकणों में पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। पराग गोलियां तथा सिरप खिलाड़ियों तथा धावकों अश्वों की कार्य दक्षता में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। पराग की जीवन क्षमता की बात करें तो उच्च रूप से विविध होती है। विद्यमान तापमान तथा आर्द्रता पर कुछ हद तक निर्भर होती है। धान तथा गेहूं कुछ अनाजों में परागकण मुक्त होने के 30 मिनट के अंदर जीवन क्षमता खो देते हैं। रोजेसी, लेगुमिनेसी तथा सेलुनेसी के कुछ सदस्यों में जीवन क्षमता कुछ महीनों तक हो सकती है। फसल प्रजनन कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में प्रजातियों में के पराग को पराग बैंक में द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड में वर्षों तक संग्रहित करना संभव है। आगे बात करते हैं स्त्रीकेसर गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड और भ्रूणकोश की। जायांग मादा प्रजननांग भाग को प्रदर्शित करता है। जायांग में एकल स्त्रीकेसर यानी एकांड भी बोलते हैं, एक से अधिक होता है स्त्रीकेसर, इसमें बहुअंड भी हो सकता है और स्वतंत्र वियुक्तांड भी जैसे माइसीलिया, और युग्मित यानी युक्तांड भी जिसमें पेपेवर हो सकता है। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अवतरण मंच होता है। वर्तिकाग्र से नीचे का दीर्घीकृत पतला भाग। अंडाशय स्त्रीकेसर का आधारी उभरा हुआ भाग जिसमें अंडाशय गुहा यानी कोष्ठक होती है। अंडाशय गुहा के अंदर बीजांड सन स्थित होता है। बीजांड सन से बीजांड नामक गुरु बीजाणुधानी उत्पन्न होती है। जिसमें बात करें तो एक बीजांड होता है अंडाशय में, एक बीजांड जिसके उदाहरण गेहूँ, धान, आम। अंडाशय में कई बीजांड होते हैं जैसे पपीता, तरबूज, ऑर्किड। ये स्त्रीकेसर का डायग्राम है। ऊपर वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय और ये पुष्पासन। ये एनसीईआरटी का एक प्रैक्टिकल का पॉइंट है। 10% शर्करा विलयन के साथ पराग को कांच की स्लाइड पर झाड़कर पराग के अंकुरण का अध्ययन किया जा सकता है। आगे देखते हैं गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड, जिसके ये भाग हैं। पहला है नाभिका, वह क्षेत्र जहाँ बीजांड की काया बीजांड व्रंत के साथ संलयित होती है। अगला है बीजांड व्रंत, जहाँ बीजांड का व्रंत होता है। बीजांड द्वार, वह छिद्र जहाँ अध्यावरण अनुपस्थित होता है। फिर बीजांड द्वारी ध्रुव, बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण जो कि संरक्षण यानी सुरक्षा आवरण। बीजांड काय कोशिकाओं का पुंज होता है। भ्रूण कोश की बात करें तो बीजांड काय में अवस्थिति। निभाग यानी कहलाजा बीजांड काय के आधारी भाग को प्रदर्शित करता है। निभागीय ध्रुव एक प्ररूपी, ये चित्र है एक प्ररूपी प्रति बीजांड का। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांड बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में सामान्यतः एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एमएमसी विभेदित करते हैं। एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिसमें 2n से n। मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश, अधिकतर पुष्पीय पादपों में एक गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है, 3 विघटित हो जाते हैं। कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का विकास करता है। कार्यशील गुरु बीजाणु का केंद्रक मुक्त केंद्रक यानी समसूत्री विभाजन से गुजरकर 2 केंद्रक बनाता है जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। 2 क्रमिक समसूत्री विभाजनों के परिणाम स्वरूप 8 केंद्र की अवस्था आती है।
जिसके बाद कोशिका भित्तियाँ 7 प्ररूपी कोशिकीय व 8 केंद्र की मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश बनाती हैं। भ्रूणकोश में बीजाणुद्वारी सिरे पर 3 कोशिकीय अंडोपकरण, जिसमें 1 अंडकोशिका और 2 तंतुरूप उपकरण वाली सहायक कोशिकाएं, जिसमें पराग नलिका को निर्देश मिलता है। निभागीय सिरे यानी कैलाजल सिरे पर 3 प्रतिवासत कोशिकाएं तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक वाली एक बड़ी केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। एकल गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के निर्माण को एक बीजाणु विकास कहा जाता है। ये परिपक्व भ्रूणकोश का डायग्राम इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि निभागीय सिरे यानी कैलाजल सिरे पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जैसे प्रतिवासत कोशिकाएं, और बीजाणुद्वारी सिरे पर तंतुरूपी उपकरण सहायक कोशिकाएं होती हैं। इसमें इसका जो कि क्रम पूछ लिया जाता है, कौन से, जैसे निभागीय सिरे पर कौन सी होंगी और बीजाणुद्वारी सिरे पर कौन सी होंगी, तो ये चित्र को याद रखना। आगे बात करते हैं परागण। परागकोश से झड़कर पराग का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। परागणों को 3 प्रकारों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला आता है स्वयुग्मन। परागण एक ही पुष्प के अंदर संपन्न होता है, अर्थात परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। इसमें पराग के मुक्त होने तथा वर्तिका की ग्राहिता समकालिकता की आवश्यकता होती है। अनमूल्य परागणी पुष्प जो कभी भी अनावृत नहीं होते, सदैव स्वयुग्मी होते हैं, जैसे वायोला यानी कॉमन फैंसी, ऑक्जेलिस यानी कॉमेलिना। ये परागणकारियों की अनुपस्थिति में सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। ये प्रजातियां परपरागण के लिए उन्मूल्य पुष्प में अनावृत परागकोश तथा वर्तिकाग्र युक्त भी उत्पन्न करते हैं। सजातीय पुष्पी परागण। परागकणों का परागकोश से उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। यह क्रियात्मक रूप से परपरागण है, जिसमें परागण कारक सम्मिलित होते हैं। आनुवंशिक रूप से यह स्वयुग्मन के समान होता है, क्योंकि परागण उसी पादप से आते हैं। पर निषेचन। परागकणों का परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है। मात्र यही केवल एक प्रकार का परागण है जो आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों को वर्तिकाग्र पर लाता है। परागण के कारक जो कि 2 प्रकार के हैं, अजीवीय कारक और जीवीय कारक। अजीवीय कारकों में वायु तथा जल दोनों प्रकार के परागण में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में आना एक संयोगात्मक घटना है। अतः पुष्प परागण के लिए उपलब्ध बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में पराग उत्पन्न करते हैं। यह परागकणों की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए होता है। वायु परागण। हल्के चिपचिपाहट रहित पराग की आवश्यकता होती है ताकि ये हवा के झोंकों के साथ संचारित हो सके। वायु में उड़ते पराग को आबद्ध करने के लिए अच्छी तरह से अनावृत पुंकेसर तथा वृहद प्रायःपिच वर्तिकाग्र प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड और एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प होते हैं। भुट्टे में पराग को आबद्ध करने के लिए फूंदने होते हैं। घासों में सर्वदा यह सामान्य होता है। वायु परागण। अजीवीय परागणों में वायु द्वारा परागण अधिक सामान्य है। बात करें जल परागण की। जल द्वारा परागण अति दुर्लभ, जो कि एक बीजपत्री पादपों जैसे कि वेनेस्लेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा यानी समुद्री घास के 30 वंशों तक सीमित होता है। जलकुंभी तथा वाटर लिली जैसे अधिकतर जलीय पादपों में पुष्प जल से बाहर निकल आते हैं तथा कीटों या वायु द्वारा परागित होते हैं। वेलेस्नेरिया में परागण जल की सतह पर अधिजल परागिता होता है तथा समुद्री घासों में यह केवल जल के नीचे अधोजल परागिता होता है। अधिकांश जल परागित प्रजातियों में परागकणों को एक श्लेष्म आवरण द्वारा गीलेपन से संरक्षित रखा जाता है। बात करें जीवीय कारक की। अधिकतर पुष्पीय पादप कई जंतुओं जैसे मधुमक्खियों, तितलियों, मक्खियों, भृंग, ततैया, चींटियों, शलभ पक्षियों, हमिंगबर्ड्स और चमगादड़ों का उपयोग परागकण कारकों के रूप में करते हैं। जंतुओं में कीट, विशेषकर मधुमक्खियां प्रभावी परागण कारक हैं। कुछ उच्चतम स्तनपायी जैसे लीमर, वृक्षवासी यानी शाखाचारी, कृंतक या सरीसृप जैसे गीगो छिपकली या उपवन छिपकली भी कुछ प्रजातियों में परागणकर्ता के रूप में होते हैं।
कीट वाले पुष्प बड़े रंगीन, सुगंधित तथा प्रचुर मकरंद वाले होते हैं। छोटे पुष्प पुष्पक्रम में समूहबद्ध होकर अधिक उभर आते हैं। जंतु पुष्पों के रंग तथा सुगंध के प्रति आकर्षित होते हैं। मक्खियों तथा भृंगों द्वारा परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित कर इन जंतुओं को आकर्षित करते हैं। मकरंद तथा परागण सहज पुष्पी पारितोषिक है। कुछ प्रजातियों में पुष्पी पारितोषिक अंडे देने को सुरक्षित जगह प्रदान करने के रूप में होता है, जैसे एमोरफेलस जो शलभ तथा युक्का पादप की एक प्रजाति एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं बहिजनन युक्तियाँ। पुष्पीय पादपों में स्वयं परागण को अत्याहसित करने तथा पर परागण को प्रोत्साहित करने के लिए कई युक्तियाँ विकसित कर ली हैं। उदाहरण के लिए पराग अवमुक्ति तथा वर्तिकाग्र ग्राह्यता समकालिक नहीं होती। परागकोश तथा वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं ताकि पराग एक ही पुष्प वर्तिकाग्र के संपर्क में न आ सके। स्वयं असमंजस्य एक वंशानुगत प्रक्रम है जो स्त्री केसर में पराग अंकुरण या पराग नलिका की वृद्धि के अवरोध द्वारा पराग को बीजांड का निषेचन करने से रोकता है। एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। अरंडी तथा मक्का उभयलिंगाश्री में स्वयं परागण रोक लिया जाता है, परंतु सजात पुष्पी परागण नहीं रोका जा सकता। पपीता एकलिंगाश्री में स्वयं परागण या सजात पुष्पी परागण दोनों रोक लिए जाते हैं। पराग स्त्री केसर संकर्षण। स्त्री केसर द्वारा पराग को पहचानने की क्षमता इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। एक गतिशील प्रक्रिया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होती है। सुयोग्य परागण के अनुपालन में पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है। परागण की सामग्री पराग नलिका में चली जाती है। दो अचल नर युग्मक को लेकर बढ़ती हुई पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचती है। बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करती है और उसके बाद तंतुरूपी उपकरण के माध्यम से किसी भी एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, जिससे पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देश मिलता होता है। वर्तिकाग्र पर पराग निक्षेपित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश करने तक की सभी घटनाएं पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संदर्भित की जाती है। आगे बात करते हैं कृत्रिम संकरण। ऐसे संकरण में परागण के लिए वांछित पराग का उपयोग किया जाता है तथा वर्तिकाग्र को विपुंसन तथा बोरावस्त्रण द्वारा अवांछित पराग के संदूषण से बचाया जाता है। यदि मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो विपुंसन के बाद बोरावस्त्रण तथा परिपक्व पराग छिड़कने के बाद पुनः बोरावस्त्रण कर फल विकसित किया जाता है। यदि माता जनन एक लिंगी हो तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती। पराग स्त्री केसर संकरण से प्राप्त ज्ञान पादप जननकर्ताओं की वांछित संकरण के अनुरूप परागण में भी सहायता कर सकता है। निरंतर स्वयं परागण के परिणामस्वरूप अंतः जनन अवनमन होता है। बात करते हैं दोहरा निषेचन। पराग नलिका सहायक कोशिका के कोशिका द्रव में दो नर युग्मक मुक्त करती है, जिसमें एक नर युग्मक अंड के साथ संलयित होकर द्विपालित युग्मनज बनाता है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के ध्रुवीय केंद्रक की ओर बढ़ता है तथा इनसे संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PEN उत्पन्न करता है। यह त्रिसंलयन कहलाता है। युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन को दोहरा निषेचन कहते हैं, जो पुष्पीय पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के बाद केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका PEC बन जाती है तथा भ्रूणकोश में विकसित हो जाती है। बात करते हैं निषेचन पश्चात संरचना एवं घटनाएं। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण के विकास से पूर्व हो जाता है। त्रिगुणित भ्रूणपोष की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती हैं तथा विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग की जाती हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष केंद्रक रूप PEN स्वतंत्र केंद्रक उत्पन्न करने के लिए अनुक्रमिक केंद्रक विभाजन से गुजरता होता है। नारियल पानी तथा इसके आसपास की श्वेतगिरी यानी गुदा कोशिकीय भ्रूणपोष है। बात करते हैं भ्रूण की। भ्रूणकोश के बीजांड द्वारी सिरे से विकसित होता है, जहाँ युग्मनज अवस्थित होता है। अधिकतर युग्मनज कुछ निश्चित सीमा तक
भ्रूणपोष के विकसित होने के बाद ही विभाजित होते हैं। यह अनुकूलन विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करता है। भ्रूण के विकास यानी भ्रूणावर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं एकबीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। द्विबीजपत्री में युग्मनज, प्राक भ्रूण, फिर गोलाकार, फिर हृदयाकार और फिर परिपक्व भ्रूण। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री में भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रोपरिक प्रांकुर तथा प्रांकुर या स्तंभ के शीर्ष पर समाप्त होता है। बीजपत्राधार मूलांकुर या मूलात सिरे में इसके निचले सिरे पर समाप्त होता है, जो मूलगोप से ढका होता है। एक बीजपत्री भ्रूणों में केवल एक बीजपत्र होता है। घास कुल में यह प्रेसल्क स्कुटेलम कहलाता है, जो कि भ्रूणीय अक्ष के पार्श्विक किनारों की ओर होता है। मूलांकुर या मूलगोप मूलांकुर चोल नामक अविभेदित आच्छाद से घिरा रहता है। बीजपत्रोपरिक में प्रौढ़ शीर्ष तथा पर्णीय संरचना प्रांकुर से घिरे हुए पर्णादतक होते हैं। बीज आवृतबीजी में बीज निषेचित बीजांड लैंगिक प्रजनन अंग का अंतिम उत्पाद है, जो फलों के अंदर निर्मित होता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीजावरण, बीजपत्र तथा भ्रूण अक्ष समाहित होता है। परिपक्व बीज एल्बुमिन रहित हो सकते हैं, जिनमें अवशिष्ट भ्रूण पोष नहीं होता है। यह भ्रूण के विकास जैसे मटर और मूंगफली के दौरान पूर्ण रूप से उपयुक्त यानी उपभुक्त हो जाता है। एल्बुमिनी बीजों में भ्रूण पोष का एक भाग रह जाता है, जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरंडी, नारियल। काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकार के अवशेष भी स्थायी होते हैं, जो परिभ्रूणपोष कहलाते हैं। अंडाशय की भित्ति बाह्यफल भित्ति में विकसित होती है। वास्तविक फल अंडाशय से विकसित होते हैं। सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, काजू आदि में फल बनाने में पुष्पासन का भी योगदान होता है। ऐसे फल आवासीय फल कहलाते हैं। अनिषेक जनित फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं, जैसे कि केला। बीज कृषि का आधार है। ल्यूपिनस ऑर्किडस बीज अनुमानित 10,000 वर्ष की रिकॉर्ड प्रसूति के बाद अंकुरित एवं पुष्पित हुआ। फोएनिक्स डेक्टाइलिफेरा खजूर बीज 2000 वर्षों तक जीवनक्षम रहा था। बात करें असंजनन यानी बहुभ्रूणता की। एस्टेरेसी तथा घासों की कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के ही बीजों को उत्पन्न करने की एक विशेष क्रियाविधि उत्पन्न कर ली है, जो असंजनन कहलाती है। यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। कुछ प्रजातियों में अपचयन विभाजन के बिना ही द्विगुणित अंडकोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित होती है। सिट्रस तथा आम में बीजांडकाई कोशिकाएं भ्रूणकोश में प्रोद्बीत होती हैं तथा भ्रूणों में विकसित हो जाती हैं। प्रत्येक बीजांड में कई भ्रूण अर्थात बहुभ्रूणता होती है। संकर बीजों को प्रत्येक वर्ष उत्पादित करना पड़ता है, क्योंकि संतति पादप पृथक्कृत हो जाएंगे और संकर संबंधी अभिलक्षणों यथावत नहीं तैयार किए जाए तो संकर संतति में अभिलक्षणों का पृथक्करण नहीं होगा। इसलिए असंजनन की आनुवंशिकी को समझने तथा असंजननकारी जीनों को संकर किस्मों में स्थानांतरित करने के लिए तीव्र अनुसंधान चल रहा है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।